बेटा सबसे पहले तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप अपनी जो पेन कॉपी है ना बंद कर लो बेटा सारे। किसी का मीडियम हिंदी या इंग्लिश है उस बात की टेंशन भी खत्म कर दो। आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ बेटा वो दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो बेटा आप लोगों के पास कई बार परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, वो आता है वेन डायग्राम बेस पर। और दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा बहुत बार आपके पास अब की बार भी 2021 में भी किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रेश फ्रूट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको ये भी माइंड में पुट नहीं करना कि हमें समझ आता है नहीं आता है सर, हमें तो मैथ नहीं आता, पता नहीं क्या नहीं आता। बेटा ये एक तो गलतफहमी बाहर निकाल दो कि आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता, आप लोग जीनियस पर्सनैलिटी हो। ये बात अलग है कि आपको अच्छे अच्छे टीचर शायद मिले थे या नहीं मिले थे, वो बातें दोनों अलग अलग हैं बेटा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है जब मैं आपको टीच करूंगा, जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपका पेन नहीं चलना चाहिए बेटा, सिर्फ आपके माइंड की बात है। पेन चलाने का समय दूंगा परंतु क्लास के बाद बताऊंगा कि कैसे आपको पेन चलाना है। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे आप में से ये पूछ रहे थे, कल परसों भी कई बच्चे आए, सर कौन सी किताब ले, कौन सा नोट्स ले, किसकी कॉपी करें। बेटा जिंदगी में याद रखना, अगर किसी के नोट्स ले भी लोगे ना तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। नोट्स अगर बनाने हो तो खुद के बनाइए। खुद के नोट्स बनाने का सबसे पहला बेनिफिट होता है आपका अपना कॉन्सेप्ट होगा, याद करने में आसान होगा। दूसरी बात, आपको ये पता होता है कि सर ने इस समय ये बात बताई तो मैंने ये लिखी थी, इसका इसलिए मैं ये मतलब जानता हूँ। दूसरा फायदा, एक बार तो जोर पड़ेगा शरीर पर कि आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा फायदा क्या होगा, जब आप रिवीजन करते हो तो एक टॉपिक का मान लो मैंने वो 1 घंटे में किया, 2 में किया, 3 में किया, तो जब उसका रिवाइज करोगे ना पहली बार तो हो सकता है वो जो 3 घंटे का टॉपिक था आप नोट्स देखोगे, अपनी कॉपी देखोगे तो 15 मिनट का रह जाएगा आपके लिए। सेकंड बार रिवीजन करोगे तो उसी को ध्यान से देखोगे तो 5 मिनट का। तो मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट जो एक बार स्टार्टिंग में ज़्यादा लगा था वो उसका धीरे धीरे क्या हो जाता है बेटा, बैकअप आ जाता है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं बेटा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के साथ साथ मैं बातें करूंगा, आपको पेन नहीं चलाना, मैं क्वेश्चन लिखूंगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन से मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि रियलिटी में क्या है बेटा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक का परसेंटेज का, वो वेन डायग्राम से कैसे यूज किया जाता है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का टॉपिक आपका बेटा रीजनिंग का टॉपिक भी है, परंतु आज हम कुछ अलग बातें सीखेंगे। वेन डायग्राम को मैं रीजनिंग में भी लेके आऊंगा बेटा। और कुछ बच्चे वेन डायग्राम को बेटा ये मानते हैं मेथड है, वेन डायग्राम मेथड भी है, वेन डायग्राम टॉपिक भी है बेटा। वेन डायग्राम जब आप साइलोलिज्म करते हो, कुछ कुत्ते बिल्ली वाला खेल होता है, उसमें वेन डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। बट मैंने आपको बताया था, वीडियो भी डाल रखी है बेटा, मैं आपको कोई भी वेन डायग्राम वगैरह का टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट परसेंटेज से हर तरह का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज परसेंटेज के क्वेश्चन अगर वेन डायग्राम में से आ जाए तो उसको कैसे सोल्व किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। क्वेश्चन में बेटा, इन ए क्लास, किसी कक्षा में 80% स्टूडेंट फेल इन मैथ्स एंड 70% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड 60% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। आपको क्वेश्चन में या तो क्या देगा, फेल देगा या फिर क्या देगा, पास देगा। एंड 130 स्टूडेंट पास इन दैट एग्जाम। और उसमें से बेटा उस परीक्षा में केवल कितने बच्चे पास हुए, 130। फाइंड टोटल स्टूडेंट appear in the exam। तो टोटल कितने बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए, कितने बच्चों ने परीक्षा दी, आपसे पूछा गया।
तो आप जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले इसकी गाथा को समझिए, पहले इसका प्रैक्टिकल रूप देखिए, किसका प्रैक्टिकल रूप क्या है। उसके बाद मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ये तो 2 सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा 2016 में हुई थी पहली पुलिस की भर्ती, शायद 16 में हुई थी ना, तो 2016 में पुलिस की भर्ती में तो वेन डायग्राम से बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था और उसमें 4 सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, ध्यान से देखना। और लोग कह रहे थे कि ये तो पैराग्राफ का क्वेश्चन आ गया, ये तो उसका क्वेश्चन आ गया, नहीं, वो यहीं से क्वेश्चन था। आज मैं बताऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार मिल रहा है बेटा पेपर में, क्योंकि बेटा ये 2 चीज़ों को कवर करते हैं, तो परसेंटेज को कवर करते हैं। दूसरा आप लोगों को पता होगा बेटा, एक टॉपिक आपको बेटा आगे मैं करवाऊंगा, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो आज के टॉपिक में कुछ 2 चीज़ें और जोड़ के चलेंगे, बात करते हैं उसकी भी। तो क्या कहते हैं क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन बोलता है किसी कोई क्लास है उसमें 80% स्टूडेंट क्या हो गए बेटा, फेल हो गए किसमें, मैथमेटिक्स में, और 70% स्टूडेंट फेल हो गए किसमें, इंग्लिश में, और 60% स्टूडेंट फेल हो गए बोथ सब्जेक्ट दोनों में हो गए, और केवल मात्र 130% नहीं है बेटा, 130 जो विद्यार्थी हैं वो पेपर में क्या हो गए, पास हो गए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, ये बात आपसे पूछी गई है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस बात को, तो इस बात को पहले प्रैक्टिकल रूप में समझेंगे कि मान लो क्लास में 3 बच्चे, कितने बच्चे हैं, 3, 1, 2 और 3, कितने बच्चे हो गए, 3। बुरा मत मानना, फेल होने की बारी आएगी, थोड़ी देर के लिए फीलिंग को समझना, उसके बाद उड़ा देना, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये जो बच्चा बैठा है ये मैथमेटिक्स में फेल हो गया, और ये क्या हो गया, इंग्लिश में फेल, और मैं बेटा दोनों में फेल हो गया। अब रिजल्ट को काउंट कैसे किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है बेटा। अब बेटा मैथ का टीचर आएगा चिल्लाता हुआ मैथ का, और आपसे कहेगा बताइए मैथ में फेल कौन कौन है बेटा। मैथ का टीचर आता है, क्या कहता है, मैथ में फेल कौन है, मैथ में फेल बेटा, एक ये बच्चा और मैं दोनों में हूं, तो मैं फेल हो गया बेटा। तो मैथ में कितने बच्चे फेल हो गए, क्लास में 3 बच्चे थे, एक मैथ में फेल हुआ, एक इंग्लिश में फेल हुआ, और एक बेटा मैं जो दोनों में फेल हो गया। यही बात थी बेटा, मैथ में फेल, तो बेटा मैथ में फेल कितने बच्चे हैं, 2, एक तो ये और एक मैं। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए मैथ के बाद बेटा, यहां पे लिख लीजिए फेल और यहां पे लिख लीजिए पास। तो मैथ में फेल आए। अब बेटा इंग्लिश की टीचर आपकी चिल्लाती हुई आएगी और आपसे पूछेगी वो खड़े हो जाओ, क्योंकि बेटा दुश्मन वही दिखाई देता है जिसने उसका रिजल्ट खराब किया, ठीक है। इंग्लिश की टीचर आएगी, इंग्लिश टीचर कहेगी कि तो वो खड़े हो जाओ जो इंग्लिश में फेल है, जो किस में फेल है, इंग्लिश में। तो बेटा एक बच्चा ये फेल था और दूसरा क्या था, मैं, तो क्या हो गए। अब बेटा एक क्लास इंचार्ज होता है बेटा, उसको पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होता है, मेंटेन करना होता है। वो आता है क्लास में, आपसे पूछा कि बेटा खड़े हो जाओ जो फेल है, तो उसने देखा 1, 2 और तीसरा क्या था, मैं। और बेटा जब उसने कॉपी की तरफ देखा 2 और 2 4, तो बेटा यहाँ पर फेल कितने हो रहे हैं, 4। और बेटा अगर रियलिटी में देखे फेल कितने हो रहे हैं, 3। एक बच्चा मैथ में, एक इंग्लिश में और मैं दोनों में। तो मैं बेटा जो व्यक्ति हूं, मेरे सहित पूरी क्लास में फेल कितने हैं, 3। और वो देखता है कि ऐसे क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि जब हमने अलग अलग काउंट किया तो बेटा 4 फेल थे, परंतु रियलिटी में देखे फेल कितने थे। तो बेटा वो मेरी तरफ घूरता है, क्योंकि मैं दिखता हूँ कि बदमाश टाइप हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मेरी तरफ घूरता है, क्या बोलता है मेरे को कहता है बेटा कि तू मैथ में फेल है, रीजनिंग में, इंग्लिश में, हाँ जी, मतलब है तो है बेटा, इसमें क्या सबकी बात, ठीक है। तो उसने देखा कि गड़बड़ तो मेरी वजह से, मैं पर्सन एक हूँ, मैं फेल दोनों जगह हुआ, मतलब मेरी काउंटिंग इसके साथ भी हुई, मेरी काउंटिंग इसके साथ हुई। जो दोनों में फेल होता है उसकी काउंटिंग क्या हो जाती है, दोनों साइड में। तो अगर मैं अलग अलग वाले को प्लस करता हूं, बोथ वाले को माइनस करता हूं, बोथ में फेल कितने हैं, अकेला मैं, तो क्या हो गया, 3। मतलब वास्तव में अगर मैं देखता हूं, वास्तव में जो फेल हैं वो कितने हैं बेटा, 3 बच्चे। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? तो आपने क्या किया, अलग अलग सब्जेक्टों को जोड़ा,
और बोथ वाले को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यही बात सीखी। क्यों सीखी ये भी मैंने बताया, क्यों किया हमने, क्योंकि जो बोथ वाला होता है वो पर्सन तो एक होता है परंतु काउंटिंग उसकी डबल होती है, 2 बार होती है बेटा, ये बात थी। अब बेटा मैथ में जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट हुए हैं, 80%। और बेटा इंग्लिश में टोटल कितना हो गया, मैंने बताया था जिंदगी में कभी भी जो प्रतिशत होते हैं किसी भी चीज की टोटल वैल्यू होती है वो कितने प्रतिशत होती है, मैक्सिमम 100%। यही बताया था बेटा, कितने प्रतिशत होती है किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू, 100%। ये कितना है, 150। अब बोथ में अगर मैं आपसे पूछूं बोथ में फेल कितने है बेटा, 60। अगर 60% को इसमें से माइनस कर दूं तो हमें क्या पता लग गया, 90%। मतलब वास्तव में जो फेल हुए हैं वो कितने परसेंट बच्चे हैं, 90% है। आप सभी को पता है टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं, टोटल 100 है। अब आपका यहाँ पे 90% फेल हो गए तो इसका मतलब पास कितने परसेंट हुए होंगे, 10% हुए होंगे, क्योंकि टोटल क्या होता है 100%। अगर 10% की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, पास होने वाले व्यक्ति कितने हैं, 130, और पास होने वाले प्रतिशत कितने हैं, 10, तो 10% की वैल्यू 130 है। तो आपको क्या निकालना है, 100%। एक जीरो ज्यादा, एक ज्यादा कर दो, इसका मतलब टोटल बच्चे ने कितना ने परीक्षा दी थी, 1300। ये बात समझ आ गई। ये क्या सीखा हमने, ये तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि ऐसा क्यों किया जाता है। बट अगर ये क्वेश्चन 2 की बजाय 3 सब्जेक्टों में आ जाए, 4 में आ जाए, तो उस समय आपकी परिस्थिति क्या होगी, आपको बेटा वेन डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन ठीक भी हो जाए और आप उस क्वेश्चन को क्या करो बेटा, बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो अब मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा कि कैसे आपको वेन डायग्राम से यही क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अलग अलग सब्जेक्टों को प्लस किया, दोनों वालों को क्या किया, माइनस। क्यों, क्योंकि उसकी काउंटिंग क्या होती है, डबल होती है, 2 बार होती है, ठीक है। अब सुनिए, जब हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ये बात ध्यान से सुनना बेटा। अब ये देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, मैथ और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट हैं। तो बेटा कुछ तो कॉमन पोर्शन है दोनों पर, कुछ क्या है अलग अलग है। ये मान लो मैथ वाला हो गया बेटा, और ये ऑप्शन आपका किस वाला हो गया, इंग्लिश। और ये क्या है बेटा आपका, ये मैथ, ये इंग्लिश, और ये दोनों का क्या हो गया, कॉमन। ठीक है बेटा। बेटा वेन डायग्राम सीखते तो सभी है, सिखाते सभी हैं, परंतु वेन डायग्राम को उठाया कैसे जाता है, सबसे पहली बात हुआ। जब भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप लोग करोगे जिंदगी में, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन करते समय आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि सबसे पहले कॉमन थिंग्स को उठाना है। किसको उठाना है, कॉमन। तो वो बच्चे जो मैथ में भी और इंग्लिश में भी दोनों में फेल हुए हैं वो कितने परसेंट है, तो 60% आपने यहाँ पे लिख दिया। किसी को ऐतराज, कहां से उठाओगे, कॉमन। अगर 2 हैं तो 2 में कॉमन उठाना है, अगर 3 है तो तीनों में कॉमन उठाना है, 4 है तो चारों का कॉमन। मतलब आपको सबसे पहले क्या उठाना है बेटा, कॉमन, ठीक है। 60% आ गया। अब मैथ में फेल, मैथ में फेल कितने हैं, अगर आप मैथ वाले गोलदारे को ध्यान से देखो, ये वाला मैथ है, ये इसमें टोटल कितना है बेटा, 60 तो आ चुका है ऑलरेडी इसमें, आप ध्यान से देखें। आपको क्या चाहिए, 80। इसका मतलब कितने परसेंट होगा, 20। तो ध्यान से देखिए, क्या मैथ में 60 और 20 80% हो गया, बन गया बेटा। अब देखिए बेटा इंग्लिश में 70% है, इंग्लिश में 70 है, 60 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो कितने हैं। अब आपको एक नया आंसर और आ गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ओनली केवल मैथ में फेल तो कितने हैं, 20। केवल इंग्लिश में फेल तो कितने हैं, 10 है, सारे फेल ही। अब आपसे क्वेश्चन में देखा कि ये सारे क्या है, ये तो 60% वो व्यक्ति हैं जो दोनों में फेल हैं, ये 20% वो व्यक्ति हैं जो केवल मैथ में फेल है, ये 10% वो व्यक्ति हैं जो केवल इंग्लिश में फेल है। ये बातें हमने सीखी। अब है तो फेल, अब फेल कितने हो गए, 60 और 20 80, 80 और 10 मतलब 20 + 60 + 10 मतलब 90% क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। अब आप सभी को मैंने कई दिन पहले से सिखाया हूं कि टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100। टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100। अगर 90 फेल है तो पास कितने हुए, 10%। तो पास की वैल्यू अगर हम बात करते हैं
पास कितने परसेंट हो गए बेटा 10, और 10% की वैल्यू आपको दी है, क्या दी है बेटा 130 बच्चे, मतलब 10% की वैल्यू 130, 1% की वैल्यू निकालना चाहो निकाल दो, यहाँ डायरेक्ट लिख लो 100% की वैल्यू 10 था 100 था, कितनी जीरो ज्यादा है, एक ज्यादा है, ज्यादा पूछा है बेटा, तो इसका मतलब एक ज्यादा लिख लीजिए, 130 पहले था, एक जीरो और, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया बेटा 1300। तो टोटल कितने बच्चों ने परीक्षा दी 1300। आई होप यू कैन डू, कर सकते हो बेटा पक्का, किसी को दिक्कत कोई ऐतराज शॉर्ट। एक तो क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चनों को निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी लिख रहा हूं बेटा, और पूरी डिटेल में लिखूंगा, छोटी सी उसकी लैंग्वेज लिख के आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको किसी भी क्वेश्चन को उठाना है बेटा, ठीक है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसको साफ कर दें बेटा। अब वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन निकाले जाते हैं कैसे, एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 65% पर्सन क्या पसंद करते हैं, लाइक करते हैं बेटा टी लाइक करते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा अलग से क्वेश्चन को कि 65% व्यक्ति क्या पसंद करते हैं बेटा टी। और बेटा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 55% पर्सन ऐसे हैं जो बेटा कॉफी पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, कॉफी, ठीक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है बेटा, अब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। 65% व्यक्ति तो ऐसे हैं बेटा जो चाय पसंद करते हैं, और 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। और अब दूसरी कंडीशन देती, या तो वो चाय पसंद करते हैं या वो कॉफी, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पसंद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है बेटा कि कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो बेटा दोनों पसंद करते हैं। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखो, पसंद जरूर करते हैं, ऐसा नहीं है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था कुछ फेल थे और कुछ क्या था पास थे, यहाँ पर सारे फेल है या सारे पास है, मतलब है जरूर। अब क्या कह रहे हैं, चाय पसंद करते हैं कितने 65, और 55% क्या करते हैं कॉफी, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनमें से कोई भी चीज पसंद नहीं करता, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो क्वेश्चन अगर हम देखें, अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं बेटा, अगर परमात्मा ने आपको दिया, आपको बताया कि यहाँ 65-55, तो ये कितना हो गया बेटा 120%, मतलब व्यक्तियों की संख्या कितने % हो गई, पर 120 तो प्रतिशत नहीं होता आपका, आपको पता है टोटल कितना होता है, रियलिटी में 100% होता है। मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा कितने हैं 20, मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो दोनों लाइक करते हैं। 20 कौन से थे, दोनों। अगर मैं बात को ध्यान से देखूं, अगर मैं वेन डायग्राम का सहारा लूं, अगर मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूं, 20% तो ये हो गया बेटा, ये कितने थे 65 थे, तो 20% ये है, तो ये कितने होंगे अब बेटा 45% होंगे, तो ये कितने होंगे बेटा 35, और टोटल सभी कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, तो टोटल कितना होना चाहिए 100। तो देख लीजिए 45 + 35 80 + 20, तो क्या हो गया 100%। तो अगर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाए इस तरह से, डायरेक्ट पूछ ले कि इतने % लोग ये पसंद करते हैं और इतने ये करते हैं, और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पसंद करता है, और उनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। जब दोनों की बात आ जाती है तो इसका मतलब आपने टोटल किया तो कितना आया 120, जब इस सभी पसंद करें तो टोटल कितना होना चाहिए था 100% होना चाहिए, आया कितना 120, कितना ज्यादा आया, मतलब ये 20% कॉमन पार्ट है जो उस साइड में भी है, जो उस साइड में। ये बात समझ आ गई? कर सकते हो बेटा, वेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनना। अब कई बार क्या होता है बेटा, 2 की बजाय 3 चीजों में आ जाता है वेन डायग्राम। जैसे हम क्वेश्चन की अगर बात करते हैं बेटा, एक शहर है जिसमें आपको पता है 55% व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं बेटा, टी पसंद करते हैं। कितने % करते हैं 55%।
ठीक है। और बेटा 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं बेटा? कॉफी। वैसे ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ बेटा, कॉम्बिनेशन का नाम सुना होगा प्रोबेबिलिटी के टाइमिंग में, उससे निकाले जाते हैं, परंतु बेटा उसकी जरूरत अभी हमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद कहता है बेटा नेक्स्ट आपको बेटा 45% व्यक्ति ऐसे हैं जो बेटा मिल्क पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं बेटा? मिल्क पसंद करते हैं। कितने परसेंट? 45%। उसके बाद नेक्स्ट में आपसे कह देता है बेटा कि 30% व्यक्ति ऐसे हैं, 30% जो टी प्लस में कॉफी दोनों पसंद करते हैं। टी और कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने हैं बेटा? 30%। उसके बाद 25% कॉफी प्लस में मिल्क पसंद करते हैं। कॉफी और मिल्क दोनों को पसंद करने वाले कितने बेटा? 25% व्यक्ति हैं। उसके बाद कहता है बेटा 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो बेटा मिल्क प्लस टी, मिल्क और टी दोनों को पसंद करते हैं बेटा। उसके बाद कहता है बेटा आपसे कि 15% व्यक्ति ऐसे हैं जो मिल्क भी, टी भी और कॉफी भी तीनों चीजें वो क्या करते हैं? पसंद करते हैं। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्या देता है? केवल मिल्क पसंद करने वाले, केवल चाय पसंद करने वाले, केवल बेटा कॉफी पसंद करने वाले, या ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। या क्वेश्चन में पूछ सकता है कोई भी कुछ भी पसंद ना करने वाले कितने परसेंट व्यक्ति हैं जो कुछ भी पसंद इनमें से नहीं करते। ठीक है। तो आपको सिखाया, आपको जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो कहाँ से करना है बेटा? कॉमन पार्ट से। कहाँ से करना है? कॉमन से। आपने देखा बेटा कि कॉमन से जब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो क्या हो गया बेटा? पहला तो हो गया टी, ये क्या हो गया बेटा? मिल्क, कॉफी। उसके बाद क्या आ गया बेटा हमारा? मिल्क। ये तीन पे आपके पास है, क्या क्या है बेटा? टी, कॉफी और चाय, कॉफी और मिल्क आप कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया था जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते तो क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको सबसे पहले ये सोचना कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन हमेशा कॉमन से, अगर दो कॉमन है तो दो का कॉमन लेंगे, अगर तीन है तो तीनों के कॉमन से सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तीनों में कॉमन, मैं तीनों में कॉमन वाला पोर्शन अगर मैं देखूं, ये और ये कितना हो गया बेटा? 15%। कितना परसेंट हो गया? 15%। किसी को दिक्कत? बात समझ आ गई? अब बेटा 15% लेने के बाद अब तीनों का कॉमन लिया, अब दो दो का कॉमन देखना है। अब बेटा देखिए टी और कॉफी में, टी और कॉफी में कितने परसेंट है? अगर मैं टी और कॉफी की बात करता हूँ, ध्यान से देखें, टी कॉफी ये वाला पोर्शन किसका आ गया बेटा? टी कॉफी का आ गया, टी का और दोनों का। इसमें टोटल कितना है? 30% है, 15 ये आ गया, तो ये कितने परसेंट हो गया यहाँ पर? 15%। तो 15 और 15 30, तो टी और कॉफी का कॉम्बिनेशन आ गया। अब क्या कहते हैं बेटा? कॉफी और मिल्क। कॉफी और मिल्क, अगर मैं कॉफी मिल्क की बात करता हूँ बेटा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कॉफी मिल्क का है बेटा, दोनों का। ये कितना है? 15 है। टोटल कितना है बेटा? 25। तो ये कितना परसेंट होगा? तो ध्यान से देखो, 15 और 10 क्या हो गया? 25। 15 और 15 क्या हो गया? 30। ये बात ध्यान रखनी है, ऐसे आपको सोचना है क्वेश्चन। अब देखिए बेटा उसके बाद बेटा मिल्क और टी, मिल्क और टी का जो कॉमन पोर्शन है वो कौन से वाला है बेटा? ये मिल्क और ये मिल्क और ये क्या है? टी। इसमें टोटल कितने परसेंट है? 20। 15 तो आ चुका है, तो कितना होगा? किसी को दिक्कत? पता लग गया बेटा बात? अब चेक कर लो, कोई गलती तो ना की हो। 15 और 15 30, तो बेटा एक 30%, 15 और 10 25, एक 25, 15 और 5 20, तो कॉमन पूरा हो गया बेटा। और तीनों का कॉमन कितना आ गया? 15। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है बेटा टी पसंद करने वाले कितने परसेंट है? मतलब इस गोल दायरे में आपके पास कितने होने चाहिए बेटा? 55%। इस वाले 15 और 15 और 5 35 हो गए, तो 55 बनाने के लिए 35 आ चुके हैं, तो इसका मतलब कितने परसेंट की आवश्यकता है? 20। तो
सबसे पहला आंसर आ गया, केवल चाय पसंद करने वाले कितने परसेंट होंगे? 20%। अगर मैं कॉफी की बात करता हूँ, 15 और 15 30 और 10 40, और कॉफी कितने परसेंट करते हैं? 50। तो बेटा कॉफी वाले में और कितना रह गया? 10%। ओनली, ये भी क्या था? ओनली, केवल कॉफी को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हो गए? 10। ठीक है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि ये वाला पोर्शन मिल्क, देखो 15 और 5 20 और 10 30, टोटल कितना है? 45। तो बेटा इसका मतलब 15% वो व्यक्ति हैं जो ओनली क्या पसंद करते हैं? मिल्क पसंद करते हैं। 3 आंसर आ गए। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, चाहे वो दोनों हो चाहे वो अकेले हो? अगर हम बात करेंगे 20 10 30 और 15 45, हो गया बेटा 45, और बेटा ये दोनों लगा लो 30, कितना हो गया आपका? 75। 75 और 10 85 और 5 90। तो सभी को जोड़ दे तो टोटल परसेंटेज क्या हो गई? 90%। बेटा 100% टोटल होता है बेटा, ये कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, लाइक करते हैं बेटा, क्या? 90%। अगर माइनस करें तो 10% ऐसे हैं जो नॉन लाइक, कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आपको क्वेश्चन का आंसर पता लग गया कैसे है। तो टोटल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं? 90%। जो कुछ भी पसंद नहीं करते वो कितने हो गए? 10%। केवल चाय पसंद करने वाले 20%, केवल कॉफी पसंद करने वाले 10%, केवल बेटा मिल्क पसंद करने वाले। ठीक है, कर सकते हो बेटा। क्या चीज समझ आई? क्वेश्चन को जब भी करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे बेटा? कॉमन, जो तीनों में कॉमन है। फिर क्या लेंगे? जो दो दो का कॉमन है। फिर क्या लेंगे? जो सिंगल सिंगल है बेटा। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और करें इस बात का, ठीक है? सर 5% कौन से वाला? ये कैसे आया? अच्छा ये 5, ये बता तू, मैं इसको डाल कर जाऊँ ऐसे। ये जो कॉमन जो मैंने दिखाया तुम्हें, जिस पे निशान लगाया, ये किस किस का हिस्सा है? टी का और टी और मिल्क कितने हैं बेटा? 20%। इस हिस्से में 15 पहले आ चुका है, 20 करने के लिए कितना चाहिए? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ठीक है, बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके पास 2 मिनट का समय है, डायग्राम बनाने की कोशिश करना, देखते हैं किसमें कितना। लिखता हूं बेटा 56% पर्सन है जो टी पसंद करते हैं, 56% व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या पसंद करते हैं? टी। ठीक है, और बेटा 52% पर्सन, कितने? 52% पर्सन कॉफी पसंद करते हैं बेटा। क्या पसंद करते हैं? कॉफी। और 47% पर्सन ऐसे हैं जो मिल्क पसंद करते हैं बेटा। और इसके बाद कहता है बेटा 30% पर्सन ऐसे हैं जो टी प्लस कॉफी दोनों पसंद करते हैं। 25% पर्सन ऐसे हैं जो कॉफी प्लस मिल्क दोनों पसंद करते हैं। और 20% पर्सन ऐसे हैं जो बेटा कुछ भी मतलब कि मिल्क प्लस टी पसंद करते हैं बेटा। ठीक है, और उसके बाद कहता है बेटा 15% पर्सन ऐसे हैं जो टी भी, मिल्क भी और कॉफी भी तीनों पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कुल कितने परसेंट व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते? ओनली टी, केवल चाय पसंद करने वाले कितने हैं? ओनली कॉफी, केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं? या ओनली मिल्क, केवल मिल्क पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? निकालिए जल्दी से बेटा। शाबाश, जल्दी से। उसका जाइए जो कल फैमिली में एक और कंपनी भी आते बताऊंगा।
बढ़िया से डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। टूटर जो भी हो डन बेटा। अपना अपना कीजिए, गलत कर तो नो प्रॉब्लम बेटा, सीखना है आप लोगों को, ये नहीं है कि टाइम पास करना है। देखिए इधर बेटा, जिसने करना था वो हो चुका है, जिसका नहीं हुआ इधर देख लो बेटा। ठीक है, चलो कॉपी बंद कर लो, सारे के सारे ध्यान से देखो क्या था बेटा। तो मैंने बताया था जब भी आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन उठाते हो तो सबसे पहले आप लोगों को बेटा कहां से उठाना है, कॉमन, जो तीनों में कॉमन। बेटा तीनों में कॉमन क्या है, टी, मिल्क और कॉफी। कितने परसेंट है, 15%। ये ले लिया हमने 15%। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये टी है, ये कॉफी है और ये क्या है, मिल्क। अब टी और कॉफी दोनों की बात करते हैं, कितने परसेंट है, 30। मतलब टी और कॉफी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में। अगर ये बात देखें हम, ये तो टोटल कितना है, 30। 15 तो आ चुका है, और कितने परसेंट होगा, 15। तो 15 और 15 क्या हो गया, 30। किसी बच्चे को दिक्कत, पक्की बात। अब उसके बाद क्या कहता है बेटा, कॉफी और मिल्क। कॉफी और मिल्क में कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा, कॉफी और मिल्क है। तो इसमें 15 ऑलरेडी है, तो आपको क्या चाहिए बेटा, 25। तो कितने परसेंट हो गया, 10%। किसी को दिक्कत। अब उसके बाद क्या कहता है बेटा, आपके पास मिल्क और टी। मिल्क और टी में कितने परसेंट है, 20। तो मिल्क और टी का मतलब क्या हो गया, ये वाला हिस्सा। क्या बात है, ये हो गया बेटा। तो 15 था, 20 चाहिए, तो कितना परसेंट होगा, 5। ठीक है, बहुत आसान है अगर आप बात को समझ जाओ। अब क्या कहते हैं बेटा, टी में केवल टी की बात करते हैं। टी टोटल कितना है, 56% है। तो 15 और 15 और 5 तो 56 है, कितना बचा, तो केवल टी ओनली। अगर 21% की बात करें, ओनली चाय पसंद करने वाले, केवल चाय पसंद करने वाले कौन है, 21%। कॉफी 15, 15, 30 और 10, 40 हो गए। कितने परसेंट थे, 52। तो कितने परसेंट है बेटा, 12% ओनली। केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हो गए, 12%। अब मिल्क पसंद करने वाले 10, 15, 25 और 5, 30। तो मिल्क कितना था, तो इसका मतलब केवल 17% ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पसंद करते हैं, मिल्क। किसी बच्चे को दिक्कत, कॉपी बंद कर दो, आराम से बैठो। अब सुनो, अब कुछ बच्चे काउंटिंग में दिक्कत आ सकती है। किसमें आ सकती है, काउंटिंग में। काउंटिंग को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक पोर्शन को ले लो, किसी एक पोर्शन को। चाय वाले कितने थे, 56। तो इनका तो जोड़ हो गया 56%। 12 और 10 कितने हो गए, 22%। और प्लस कितना हो गया, 17%।
जोड़ दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये टोटल कितना था 56%, काउंट करके देख लो 56 ही बनेगा। ये कितना बचा 12, ये कितना बचा 10, 12 और 10 क्या हो गए, फिर इसका कितना बचा 17, तो ऐड कर दीजिए 6 और 2 8 और 7, 5 और 2 7 और 1 8 और 1, तो इसका मतलब 95% पर्सन ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, चाहे वो दोनों पसंद करते हो, चाहे वो तीनों पसंद करते हो, चाहे वो एक पसंद करते हो। इसका मतलब कितने परसेंट बेटा, 5% बचे जो डिसलाइक, मतलब इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। जूस जास पीते होंगे बेटा, या पानी पीने में भी अपना ही आनंद होता है। कई बार तो पानी में भी ऐसे ऐसे प्रोटीन विटामिन मिल जाते हैं, जब आदमी कहीं घंटों से प्यासा हो ना और धूप ऊपर और सड़क पे चल रहे और कहीं पानी ना दिखाई दे, तब प्रोटीन विटामिन ऑटोमेटिक बन जाते हैं उसमें, तब शायद जूस भी इतना काम नहीं करता जितना पानी अच्छे वाला काम कर लेता है। ठीक है, किसी को दिक्कत कोई ऐतराज कर सकते हो बेटा, पक्का। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट में नई चीज क्या आ जाती है, कहते सर अब आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, अब की बार 2021 में हरियाणा में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के बारे में ध्यान से सुनिए कि वो क्वेश्चन क्या था बेटा। अब बेटा कई बार आपका बेटा क्वेश्चन आता है वो साइंस से रिलेटेड होता है बेटा, साइंस से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो घोल के मिक्सचर के क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं डिटेल में कहाँ पे लूंगा बेटा, मिक्सचर के टॉपिक में। और एक बेटा सिंपल सा बड़ा इफेक्टिव क्वेश्चन आता है प्रतिशत में ही, और बेटा परसेंटेज में यूज किया जाता है। वो क्वेश्चन आया हुआ था अब की बार भी पीछे किसी एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उन क्वेश्चनों में। बस आपको एक चीज याद रखनी है बेटा, साइंस में एक वर्ड होता है साइंस से रिलेटेड बेटा, साइंस से रिलेटेड जो परसेंटेज का क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है उसकी बात करते हैं। वो क्वेश्चन आता है इवेपोरेशन में, इसमें आता है बेटा इवेपोरेशन का हिंदी में मतलब होता है वाष्पीकरण। कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसने पहली बार वाष्पीकरण का नाम सुना हो या इवेपोरेशन का? ये क्वेश्चन उन बच्चों को बहुत आसान लगता है जो साइंस वाले होते हैं, जो बिना साइंस वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान है, वो भी इस बात को ध्यान से सुनना। इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप में बदलना, हवा में परिवर्तित हो जाना। पानी का भाप में बदलने का मतलब क्या होता है, और केवल बेटा पानी ही परिवर्तित होता है, बाकी कुछ नहीं। मान लो आपने पानी लिया 5 केजी और उसमें नमक डाल दिया आधा किलो, तो टोटल कितना हो गया 5.5 किलो। अगर उसमें 1 किलो इवेपोरेशन हुआ है तो सिर्फ पानी गया, पानी ही गया है, नमक तो आधा किलो ही है पहले के बराबर, सिर्फ पानी ही उड़ेगा। कभी ये कहो कि कुछ हिस्सा पानी का उड़ गया। कुछ होते हैं साइंटिस्ट इस तरह के कि पानी में चीनी घोल दी और आपने कुछ पी लिया, आप कहोगे जी तो दोनों पिए गए। पीने की बात अलग है, इवेपोरेशन की बात अलग है। इवेपोरेट का मतलब क्या है, केवल और केवल क्या इवेपोरेट होता है, पानी। मतलब पानी इवेपोरेट होता है, दूसरी जो चीज होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, अब सुनिए बेटा क्या कहता है बेटा, आपको क्वेश्चन में लिखता है फ्रेश फ्रूट contain 80% वाटर। जो फ्रेश फ्रूट है उसमें कितने परसेंट वाटर है बेटा, 80%। एंड ड्राई फ्रूट कंटेन only 20% water. How much quantity of dry fruit can be obtained by 60 kg of fresh fruit। ध्यान से सुनना, बात बड़ी इंपॉर्टेंट। कहता बेटा
कि फ्रेश फ्रूट है उसमें कितना पानी है, 80%। अब आपको पता होगा बहुत सारे फ्रेश फ्रूट ऐसे होते हैं जिससे ड्राई फ्रूट बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल, अंगूर क्या बनाया जाता है, किशमिश। क्या बात है, पता नहीं? पता अंगूर से क्या बनाया जाता है, किशमिश। वेरी गुड। चलो फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट के बारे में डिटेल में बातें करते हैं। संगीता नहीं है क्या? संगीता है यहाँ पे? बुला ले उसको एक बार, अभी आ रहा हूं मैं थोड़ी देर में। अब ये आपके पास फ्रेश फ्रूट था, ठीक? ये क्या है, फ्रेश। फ्रेश फ्रूट बेटा मतलब दिखाई देता है फ्रेश है, और 4 दिन आपने इसको धूप में रख दिया, इसका कुछ ये बन गया, बन गया छोटा हो। फ्रेश फ्रूट में जो वाटर था वो कितने % है, वाटर को छोड़कर जो गुद्दे वाला हिस्सा होता है उसको पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। तो पल्प कितने % था, जैसे सूखा वाटर कम हो गया, कोई भी चीज टोटल क्या होती है, 100%। 80 और 20। अब बेटा वाटर इसमें कितना रह गया, 20। तो पल्प कितना रह गया, किसी को दिक्कत? इंटरचेंज हो गए, बात समझ रहे हो? वाटर था 80, पल्प हो गया 20। फिर क्या था, वाटर था 20, पल्प क्या हो गया, 80। इंटरचेंज कर दिया, मतलब सूख गया, पानी कम हो गया, वो गुद्दा उसका ज्यादा रह गया। अब आपको पता है जो इवेपोरेट होता है वो क्या होता है, वाटर। पानी सिर्फ क्या होता है, इवेपोरेट। जो पल्प वाला हिस्सा होता है वो कभी चेंज नहीं होता, पहले जितना था बाद में भी उतना ही। अब कहते हैं फ्रेश फ्रूट का जो वजन है वो कितना है, 60 kg। कितना है, इसका पता नहीं, हमें इसका पता करना है कि ड्राई फ्रूट 60 में से कितना बचेगा, कितने किलो ड्राई फ्रूट बनेगा, यही बात पूछिए आपसे। तो आप बड़े साधारण किस्म के आदमी हो, आपको ये पता है क्या चीज चेंज होती है, पानी। क्या चीज चेंज नहीं होता, पल्प। पल्प क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना पल्प इसमें था उतना ही पल्प इसमें होगा। पल्प तो बराबर मात्रा में है। मैंने कह दिया कि 60 किलो था और 60 किलो में पल्प कितना था, 20%। तो 60 का 20% बराबर 20% का मतलब 20/100 लिख सकता हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट है अब इसमें पल्प कितना है, 80%। 80/100, ये दोनों मात्रा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। नहीं, पानी तो कम ज्यादा हो जाएगा। मैंने अभी बताया था अगर नमक का घोल है तो नमक पहले भी आधा किलो था, बाद में भी आधा किलो रहेगा, नमक चेंज नहीं होगा। वही बात पल्प की है, पल्प पहले जितना था बाद में भी इतना ही होगा। तो 60 किलो में पल्प कितना था, 20%, तो 20/100। और ड्राई फ्रूट में कितना है, 80%, 80/100। तो दोनों क्या होंगे, बराबर। बराबर होंगे तो गए 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 15, तो 15 बराबर क्या आ गया, ड्राई फ्रूट। मतलब हम कह सकते हैं कि बेटा 60 किलो से ड्राई फ्रूट कितना बनाया जाएगा, 15 किलोग्राम। क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या बात याद रखनी है आपको, बात याद रखनी है कि सर जब भी हम इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे जो पल्प वाला हिस्सा होता है वो हमेशा क्या लिखना है, इक्वल रखना है। बस आपका आंसर आपके सामने होगा। ये डायग्राम तो मैंने समझाने के लिए बताया है, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पल्प कितना था, वाटर 80 था, पल्प कितना था, मतलब इसकी तो 60 का जो 20% है वही बेटा इस ड्राई फ्रूट का 80% हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, आपका क्वेश्चन आपके सामने। किसी को दिक्कत, कोई एतराज कर दोगे बेटा, बात समझ आ गई? तो क्या चीज समझे कि जो ड्राई फ्रूट है या कोई भी ऐसी बात आती है, हमेशा जो दूसरा आपका प्रोडक्ट होगा बेटा वाटर को छोड़कर वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। चाहे इसमें बेटा आपका चीनी का घोल आ जाए, चाहे बेटा पानी का घोल आ जाए, पानी के साथ मतलब नमक का घोल आ जाए, चाहे कैसा भी आ जाए, तो इवेपोरेट सिर्फ क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या रहती हैं, सेम। किसी को दिक्कत बेटा? चलो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करूं, ध्यान से सुनो।
कहता है फ्रेश फ्रूट कंटेन 84% वाटर, कितने परसेंट? 84। और ड्राई फ्रूट कंटेन 4% वाटर, कितने परसेंट? 4%। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, नहीं ये लिखेंगे बेटा, हाउ मच केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट ये लाइन चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका बताना पड़ेगा। लिखते हैं बेटा, फ्रॉम हाउ मच किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट 40 kg dry fruit can be obtained। मेरी बात समझ आ गई? अब आपको पता है बेटा पहले वाले में 84% वाटर था, तो 84 वाटर कांस्टेंट नहीं होता, क्या चीज कांस्टेंट होती है? पल्प। तो पहले वाले में पल्प कितना था? 16%। तो पहले वाले में पल्प जो था वो कितना था? 16%। और 16% का मतलब क्या होता है? 16%। तो बेटा कितने केजी फ्रेश फ्रूट है वो आपको निकालना है, बराबर। अब जो बाद वाला उसमें 4% वाटर है, तो बेटा पल्प कितना होगा? 96। तो 96 तो चेंज नहीं होगा। तो जो ड्राई फ्रूट है उसका 96%, तो 96/100। ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी है? 40। तो ये 40 दी गई है। तो 40 में किलो बनाने के लिए फ्रेश फ्रूट कितना चाहिए ये बताना है। 100 से 100 कैंसिल, 16 6 कैंसिल, 6 चौका 24, 240। तो इसका मतलब फ्रेश फ्रूट कितना चाहिए आपको? 240 किलो। फ्रेश फ्रूट कितना चाहिए? 240 किलो। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज कर दोगे बेटा? पक्का श्योर कर दोगे? ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन आपकी किसके हैं बेटा? सोच के। किसके हैं? सोच के हैं। और सोच से किस तरह से आप क्वेश्चन निकालते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कोशिश करना सभी बच्चे 1 सेकंड के लिए कि उसको निकालने की कोशिश कैसे करनी है। आपको कोई ज्यादा पजलिंग नहीं करना, आपके तो विचारों में क्वेश्चन होना चाहिए बेटा। लिखता है देयर इज मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर। बात समझ आ गई बेटा? एक मिक्सचर है बेटा साल्ट और वाटर का। अब यहां पर भी इवेपोरेशन की बात आएगी तो क्या चीज कांस्टेंट होगी? साल्ट। ठीक है। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज 25%। अब जो कंसंट्रेशन है साल्ट की वो कितने परसेंट है? 25%। मतलब अगर 100 लीटर टोटल है तो 25 क्या है? साल्ट और 75 क्या है बेटा? ठीक है बेटा। बट इफ 9 लीटर, शायद क्वेश्चन आया होता है इस तरह का अब की बार भी, 9 लीटर वाटर, ALM के पेपर में था शायद बेटा, is added in that mixture, but 9 liter water is added in the mixture, then salt become 20%। साल्ट क्या हो गया? फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो बताइए प्रारंभ में मिक्सचर कितने लीटर का था ये आपको बताना है। अब सबसे बड़ी बात पता क्या हुई? कॉन्सेप्ट तो वही है। अब फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में किसी एक की वैल्यू आपको देता था, या तो फ्रेश फ्रूट की वैल्यू देता था या ड्राई की। यहाँ पे किसी की वैल्यू नहीं थी, उसने बताया नहीं मिक्सचर कितना है, बस ये बता दिया मिक्सचर में कितने परसेंट है? 25% वाटर। मिक्सचर में कितने परसेंट है बेटा? 25। और बाद में जैसे 9 लीटर पानी डाला तो उसमें कितने परसेंट हो गया? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाना चाहूँ ज्यादा समझ आएगा। ये था आपके पास
मिक्सचर। इसमें वाटर कितना है, साल्ट कितना है बेटा 25%। और हमें ये नहीं पता ये कितने लीटर है, तो V से वॉल्यूम होता है V लीटर था, कितना था V लीटर था। अब V से क्या हो गया, V प्लस में 9 लीटर पानी और डाल दिया तो मिक्सचर तो बढ़ेगा बेटा, परंतु साल्ट पहले के बराबर है। अब ये जो पहले मान लो यहाँ तक का साल्ट था, यहाँ तक का था, 9 लीटर डाला तो इसमें बेटा यहाँ तक आपका मिक्सचर हो गया। परंतु दुख की बात क्या हो गई, साल्ट कितना हो गया इसमें 20%। ठीक है, अब भी वही बात है जो मैंने पहले बताया था, क्या चीज चेंज नहीं होगी इसमें, साल्ट। क्या चीज चेंज नहीं होगी, साल्ट। साल्ट क्या होगा, साल्ट तो इवेपोरेशन नहीं होता। तो पहले में जो V लीटर था उसमें कितना परसेंट था, 25%। दूसरे का V प्लस कितना हो गया 9 लीटर, इसमें कितने परसेंट है 20%। परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने तुम्हें सिखाया है, या परसेंटेज से परसेंटेज काट दो या 100 से 100। परसेंट था, परसेंट से परसेंट कैंसिल करते हैं बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 25V, 20 को 20V प्लस में 20 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ गया बेटा। 20V से 25V इस साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 5V। 5V की वैल्यू क्या रहेगी 180। V 5 से डिवाइडेड करेंगे, 5 3 15, 5 6 का 30, इसका मतलब V की वैल्यू क्या थी 36। तो शुरू में कितना था, तो बात समझ आई। मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी, इवेपोरेट क्या होता है बेटा, केवल और केवल ये साल्ट था, पहले भी इतना था, बाद में भी, पहले V लीटर था, अब V प्लस क्या हो गया 9। इसका तो 25% और इसका 20%, दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास जिंदगी में इवेपोरेशन का क्वेश्चन आ जाए, तो इवेपोरेशन के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या चीज सीखनी है बेटा, कि हमेशा पानी को छोड़कर दूसरी जो भी कंसेंट्रेशन होगा, दूसरा जो भी पदार्थ होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है बेटा, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता। इवेपोरेशन में केवल और केवल क्या चीज चेंज होगा बेटा, या पानी डाला गया है, अब पानी डाला गया है, ज्यादा हो गया पानी, हो सकता है कम हो जाता है, इवेपोरेट होता तो इसमें 40% हो जाता, तो पानी कम हो जाता, तो चेंज क्या हो रहा है, पानी। दूसरी चीज कभी चेंज नहीं होती, उसको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे, और आपका क्वेश्चन आपके सामने कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई ऐतराज बेटा, श्योर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, नए ब्रेक के बाद। और अभी आप लोगों को बेटा, जो भी बच्चे बैठे हैं, जो चले जा चुके हैं वो तो बात अलग है, जो भी बच्चे बैठे हैं उन सभी बच्चों को बेटा कॉपी चेक करवा के जानी है, मेरे से मिल के जाना है बेटा सभी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटा इसको